हाय हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सचिन। आज से हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर एक सीरीज। हमारी टीम आपको हर अल्टरनेट डे पे स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड करेगी। दिस इज एसेज विद एसके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम शुरू करेंगे एसे 200 से, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हमारा पहला टॉपिक है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब आप कहोगे सचिन, हमने अश्योरेंस तो सुना है, बट व्हाई द टर्म रीजनेबल? तो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस बिकॉज द ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन्स इज एक्सपेक्टेड टू गिव रीजनेबल अश्योरेंस, नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अपने ऑडिट के दौरान, उनसे वो कभी भी एब्सोल्यूट डिसीजन ड्राइव नहीं कर सकता। उससे वो रीजनेबल ही ड्राइव कर सकता है। इसलिए उससे उम्मीद भी यही की जाती है कि ऑडिटर विल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अब किसके बारे में ऑब्टेन करेगा वो रीजनेबल एश्योरेंस? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? तो द टर्म मटेरियल एंड द मिसस्टेटमेंट आर टू डिफरेंट टर्म। Misstatement, what is a misstatement? The difference between the amount classification presentation disclosure of the item reported and the amount classification presentation disclosure required to be reported। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड था रिपोर्ट करने के लिए और जो हमने रिपोर्ट करा, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अब जब ये मिस स्टेटमेंट या तो खुद अकेले या बाकियों के साथ मिलके इतनी बड़ी हो जाए कि जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करें, तब ये कहलाती है मटेरियल। सो अ मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशंस aggregately or individually, if expected to affect the decision of the users of the financial statement based on the financial statement, then they will call as material misstatement। तो दो टर्म समझी हमने, पहली समझी हमने रीजनेबल अश्योरेंस और दूसरी समझी हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, मतलब जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट आई हैं वो दो कारणों से आ सकती हैं, या तो फ्रॉड या एरर। अब फ्रॉड एरर में क्या फर्क है हम सबको पता है। फ्रॉड कहते हैं ना, मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया, यानी कि इंटेंशनल। तो फ्रॉड होता है वो है एक इंटेंशनल, और जो एरर है वो है अनइंटेंशनल। इन दोनों में यही फर्क है। तो जो इंटेंशनल होगा वो फ्रॉड कहलाएगा, जो अनइंटेंशनल होगा वो एरर कहलाएगा। अब फर्क क्या पड़ेगा इन दोनों को अलग क्लासिफाई करने से? तो जो फ्रॉड है उसके कारण रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रॉड किसी ने जानबूझ कर करा है, तो उसे छुपाने की भी उसने कुछ तरीके करे होंगे। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड देन कंपेयर टू एरर। तो टू obtain reasonable assurance that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on the financial statement। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ताकि वो क्या कर सके, वो एक ओपिनियन ड्राइव कर सके। पर्पस ऑडिट का यही होता है कि ऑडिटर एक ओपिनियन दे दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑडिटर की ऑडिट करने वाली एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल है, यूजर के ऊपर एप्लीकेबल है, जो कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेटेड से फ्री करते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। ये होता है ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। और सेकंड है रिपोर्ट करना इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि वो जो स्टैंडर्ड्स कमेटी ने बनाए हैं उनको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। पता कैसे चलेगा? इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, यानी कि ऑडिट एविडेंस। एक कंपाइल इसको कंप्राइज करेंगे एक बार। Overall objective of the auditor is to obtain reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to drive an opinion on the financial statement, that the financial statement are prepared in all material respect as per the financial reporting framework, and also to report on the financial statement that they are comprising the standards on auditing
एंड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, जो उसने एविडेंस ऑब्टेन करे उनके बेसिस पे वो एक ओपिनियन ड्राइव कर सके, एक रिपोर्ट ड्राइव कर सके। हमारा सेकंड टॉपिक है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो हमने बात करी थी कि ऑडिटर जो है वो एक रीजनेबल एश्योरेंस ड्राइव करता है, ना कि एब्सोल्यूट। क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। मतलब overall objective of the auditor is to form an opinion on the financial statement, but auditor cannot reduce the risk to zero. ऑडिटर जो है वो ऑडिट तो करेगा ताकि रिस्क कम हो सके। ऑडिटर कैन मिनिमाइज द रिस्क बट कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, बट ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस द रिस्क टू जीरो irrespective of the nature, extent and time of the further audit procedure। मतलब ऑडिट जो अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा ऑडिटर, उनके बेसिस पे भी वो रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकता। वो कितने ही ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगा दे, वो रिस्क को रिड्यूस कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकता है। That's why he cannot obtain absolute assurance and only obtain reasonable assurance. So, because of inherent limitation, audit evidence will be persuasive rather than conclusive. Conclusive क्या होता है? Last step. Persuasive क्या होता है? One step. मतलब ऑडिट एविडेंस जो ड्राइव करेगा वो उसे एक ओपिनियन ड्राइव करने के लिए हेल्प करेंगे, कंक्लूजन ड्राइव नहीं कर देंगे। मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस उसने ऑब्टेन करे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, पर वो ये नहीं है कि वो एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा तो ऑडिटर उसी ही एक ऑडिट एविडेंस के बेस पे अपना पूरा कंक्लूजन ड्राइव कर देगा। ऑडिटर का काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, मैक्सिमाइज करे अपने ऑडिट एविडेंस को, अपनी फाइंडिंग्स को, और उनके बेसिस पे एक परसुएसिव स्ट्रॉन्ग ऑडिट एविडेंस के बेस पे एक ओपिनियन ड्राइव करे। क्योंकि कोई भी एक ऑडिट एविडेंस अपने आप में कंक्लूसिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चार हमारे पास लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है हमारी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरी है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, थर्ड है टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट, फोर्थ है हमारा अदर मैटर्स। पहली पढ़ेंगे हम कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ही कुछ ऐसी दिक्कत है जिस कारण ऑडिट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है वो? कि जब हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सॉरी हम नहीं करते, कौन करता है? मैनेजमेंट। जब भी मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है तब वो क्या करता है? वो कुछ जजमेंट लगाता है, कुछ सब्जेक्टिविटी होती है, कुछ वेरिएबिलिटी होती है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। और जब तक वो रहेगी तब तक एक बेंचमार्क सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी की जजमेंट में बेंचमार्क नहीं कर सकते हैं। जजमेंट क्या होती है? एक फीलिंग होती है, हमारे अंदर से निकल के आती है, जो हमारी ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे आती है, वो जजमेंट होती है। उसका कोई बेंचमार्क नहीं होता है, वो हर एक के लिए उसका अलग बेंचमार्क है, हर एक के लिए पर्सनल बेंचमार्क है, जिस कारण उसका ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई एक लिमिटेशन। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट, subjectivity and variability which cannot be eliminated as there is no benchmark. Second हमारा है limitation, nature of audit procedure. There are practical and legal limitations that the management may not provide complete information to the auditor, and auditor does not have legal power to investigate. Basically हम as a chartered accountant हमें auditor हैं, हमने एक कहावत सुनी होगी जरूर, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। मतलब हमारा काम है देखना, जांचना, परखना, काटना नहीं। मतलब हमारा ये काम है कि जो मैनेजमेंट जो डाटा देगी उसे ऑब्जर्व करना, उसके बेस पे ओपिनियन बनाना, उनसे डाटा मांगना, पर वो ना दें तो लड़ाई करना नहीं है। मतलब हमारे पास रेट डालने की पावर नहीं है, हमारे पास सिर्फ इतना पावर है कि ओपिनियन चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई डाटा उन्होंने हमें दिया ही नहीं है तो हम उसको ऑडिट नहीं कर सकते। तो अगर इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है तो हम ऑडिट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। नो थर्ड, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कॉस्ट। मतलब कि अगर एक टाइम पीरियड के बाद ऑडिट हो रही है, उसका कोई यूज नहीं है। सपोज हमारा क्लाइंट था, 3 साल पहले का ऑडिट कराना था, वो अब आ रहा है हमारे पास कि सर हमारा ऑडिट कर दीजिए। तो हम मना कर देंगे, भाई भाई जब 3 साल पहले तेरा ऑडिट होना था तो अब करा रहा है तो उसका यूज ही नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीजन यूजर्स ने लेने होंगे 3 साल पुरानी बैलेंस शीट को लेके वो ले चुके होंगे। अगर अब हम उसका ऑडिट करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जब ऑडिट हो रही है तो कोई सेंस नहीं बनेगा। सेकेंडली, टाइम एंड कॉस्ट। जितना ऑडिट खिंचता है, जितना ऑडिट लंबा होता है, उतना कॉस्ट ज्यादा इनकर होता है। तो ऑडिटर को ये ध्यान में रखते हुए ऑडिट करना होता है कि ऑडिट से निकलता हुआ प्रॉफिट, बेनिफिट
ऑडिट का जो बेनिफिट होगा वो उसकी कॉस्ट से एक्सीड, उसकी कॉस्ट बेनिफिट से एक्सीड ना कर जाए। मतलब खर्चा तो हमने इतना कर दिया, उनको फायदा कुछ मिला ही नहीं। तो यूजर्स के ऊपर दो लिमिटेशन आ जाती हैं कि उन्हें जो डाटा चाहिए वो जल्दी चाहिए, ऑडिट जल्दी होगी चाहिए, और सेकेंडली कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चाहिए, जिस कारण ऑडिटर उतना मैन पावर डिवोट नहीं कर पाता उसके ऊपर कि वो प्रॉपर ऑडिट हो सके, जिस कारण ये एक लिमिटेशन के अंदर आ जाता है। नाउ फोर्थ, अब बची हुई सारी लिमिटेशन हमने फोर्थ में डाल दी, जिसका नाम है अदर मैटर्स। इसकी पहली लिमिटेशन है फ्रॉड। हमने बात करा फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड डिजाइन, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल एम्प्लॉय, ये तीनों में से कोई भी कर सकता है, पर फ्रॉड हुआ है भाई, यानी कि उन्होंने उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करी होगी, जिस कारण इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ फ्रॉड। तो ये एक लिमिटेशन है कि डाटा के अंदर कोई फ्रॉड हो रखा है तो हम उसको इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है हमारा नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। Although a chartered accountant and auditor is expected to have multiple business knowledge, multiple field knowledge, we are trained into multiple dimensions. हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, ESSM, ऑडिट, कॉस्ट, अकाउंट, FR, SFM, पर फिर भी हमें हर एक लॉ एंड रेगुलेशन की नॉलेज नहीं हो सकती है। हमारा एक लाइन था रेस्टोरेंट फील्ड में, अब हमारे पास फूड लाइसेंस के रिलेटेड नॉलेज नहीं है कि फूड लाइसेंस कब एक्सपायर होता है, किसके लिए चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता है, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो जब हमने उसको ऑडिट करा तो हम गुड फेथ में काम कर रहे हैं कि भाई इसने सारा काम खुद से प्रिपेयर कर रखा होगा। हमें एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते कि भाई हमसे, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें सारे सब्जेक्ट की, सारी फील्ड की नॉलेज होगी, सारी इंडस्ट्री की नॉलेज होगी। तो जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है हमें, उसका ऑडिट हम कर ही नहीं सकते, जबकि वो ऑडिट के अंदर काम के अंदर आता है, तो हमारा गुड फेथ में काम कर रहे हैं हम। तो दैट्स व्हाई नॉन कंप्लायंस विद एनी लॉ एंड रेगुलेशन विच इज बियॉन्ड आवर फील्ड इज अ नॉन कंप्लायंस, इज अ लिमिटेशन। थर्ड इज related party relationship. अब an auditor is not expected to have knowledge of the related party of the client. अब हमें पता कैसे होगा कि भी उनको कोई related party है या नहीं है? अब हम खुद बताएंगे वो खुद से तो ठीक है, नहीं बताया तो हम गुड फेथ में काम कर रहे हैं कि भाई जो बता दिया वो ठीक है, जो नहीं बताया वो नहीं है। तो ये लिमिटेशन है। अब ये तुम कवर कर सकते हो उसमें ही कि भाई मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये तो नेचर ऑफ प्रोसीजर हो गया। हाँ, ये दोनों लिंक है आपस में, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ इज फ्यूचर इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न। कई इवेंट क्या होते हैं जो एंटिटी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पाती है, जो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर हमने एक क्लीन ओपिनियन दे दिया तो यूजर्स को लगेगा ना कि भाई सब कुछ ठीक है, और एंटिटी बंद हो गई। तो इसमें ऑडिटर की गलती नहीं है, एंटिटी बंद हो गई तो कुछ ऐसा हुआ होगा ऑडिट के बाद में जो बियॉन्ड ऑडिटर के है, बियॉन्ड ऑडिटर के कंट्रोल में है। ऑल दो ऑडिटर अपने सारे स्टेप लेगा, नेग्लिजेंस बिल्कुल भी नहीं करेगा, सारे स्टेप करेगा, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा जो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद भी कोई ऐसा काम हो जाता है बियॉन्ड बैलेंस शीट डेट जो ऑडिटर की रिपोर्टिंग के अंदर नहीं आता, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं कर पाया, ऑडिटर को पता ही नहीं था, ऑडिटर गुड फेथ में काम कर गया, तो उस केस में क्या होगा, ये एक लिमिटेशन कहलाएगा। ओके, नाउ हमारा थर्ड पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। अब बिफोर ऑडिट ऑडिटर को ना कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है, जो कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स में इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करें, प्रोफेशनल एथिक्स में। क्या क्या है वो? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायस्डनेस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब कि जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट है ऑडिट को करने के लिए वो डिग्री होनी चाहिए। ड्यू केयर मतलब विदाउट नेग्लिजेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ द क्लाइंट बाय ऑडिटर एंड बाय हिज फेलो कोऑर्डिनेट्स। अगर कोई भी नहीं करता है ना तो जिम्मेदारी किसकी आती है? ऑडिटर की। हाँ भाई तू जिम्मेदार है, तेरे आर्टिकल ने नहीं करा, जिम्मेदार तू है भाई। एंड लास्ट प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब कि ऑडिटर जो भी अपनी कम्युनिकेशन करेगा, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा वो सारे प्रोफेशनल मैनर में होगा। अब इसको ना याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया था हमारे सर ने, तो थोड़ा क्लीशे है पर मेरे लिए काम करा है, मेरे को याद हो गए सारे। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, आप भी याद कर सकते हो उसके लिए। तो वो है एक एस्पिरेंट अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है प्रोफेशनल एथिक्स के सूत्रधार सुना के। इसका नाम है मेरी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पे कभी शक मत करना, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूँ, तुम्हारी ड्यू केयर करूंगा, हमारी सारी बातें हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेंगी और मेरा बिहेवियर तुम्हारे लिए हमेशा प्रोफेशनल रहेगा। तो ये आप याद कर सकते हैं इसके निमोनिक के जरिए। इजी वे टू रिमेंबर, और थोड़ा क्लीशे है पर मेरे लिए काम कर रहा है, आपके लिए भी काम करेगा। अब ना दो टर्म समझेंगे हम,
एक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक है प्रोफेशनल जजमेंट। दोनों में क्या फर्क है? अब स्केप्टिसिज्म पता है आपको, जजमेंट पता है आपको, पर ना एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के अंदर। हमें पता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, क्वेश्चनिंग माइंड। भाई क्वेश्चनिंग माइंड लिखने से 2 नंबर नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे बताते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड है, ठीक है, गलत नहीं है, पर इसके अलावा भी कुछ है। क्या है? बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। कुछ कंडीशंस जिसके कारण मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, उनके लिए हमें अलर्ट रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड लगाना है। कौन सी कंडीशन भाई? पहली कंडीशन है कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। हमें 2 एविडेंस मिले हैं, पहला कहता है कि एक इवेंट हुआ है, दूसरा कहता है एक इवेंट नहीं हुआ है। तो दोनों एविडेंस मिले हैं हमें, और दोनों गलत अलग चीज कह रहे हैं, तो एक तो गलत हो गया ना उसमें से। अब ये नहीं करना है हमें कि पहले को ठीक मान लेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, नहीं भाई नहीं, पहले को भी ठीक मानो दूसरे को भी ठीक मानो, कंपेयर करो, एनालाइज करो, क्वेश्चनिंग माइंड यूज करो, अलर्ट रहो। यही तो कह रहे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है। तो अगर कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं हमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब दोनों अलग अलग चीज कह रहे हैं, तो हमें दिमाग लगाना है, अलर्ट रहना है, उसको एनालाइज करना है कि भाई कौन सा सही है। गुड फेथ में काम वहां नहीं करना है भाई। सेकंड है इंफॉर्मेशन क्वेश्चनिंग रिलायबिलिटी। अगर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है जो मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन रेज कर रही है, तो भाई वो बहुत बड़ी चीज है। अगर हम मैनेजमेंट का डाटा रिलायबिलिटी ऑडिट नहीं कर सकते तो बचा ही क्या है? हम क्या ऑडिट कर रहे हैं यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने प्रिपेयर करी है? मैनेजमेंट ने। और जब मैनेजमेंट ही रिलायबल नहीं है तो हम ऑडिट क्या कर रहे हैं? कुछ ऑडिट कर ही नहीं पाएंगे हम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to check the reliability of management, and if there is any information which may question reliability of the management, then we should being alert to that condition. Now third, requirement of more audit procedure. अब audit procedure क्या होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर वो सारे प्रोसीजर है जो ऑडिट लगाता है ऑडिट के दौरान, सिंपल भाषा में। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्वियसली हम, पर यहाँ पे समझ लो कि ऑडिट जो प्रोसीजर लगाएगा वो होंगे ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर जो लगाएगा, सॉरी। तो अगर हमें कोई ऐसा कुछ, हमें ऐसा कुछ कंडीशन मिलती है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें लगता है कि जो हमने एग्जिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर है हमारे वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमें उस कंडीशन के लिए अलर्ट रहना है। नाउ फोर्थ, इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। मतलब यहाँ पे फ्रॉड हुआ नहीं है, इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड हुआ है, मतलब हमें लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है, तो भाई अलर्ट रहना है, क्योंकि फ्रॉड क्या है? sophisticatedly designed crime, crime है basically fraud. The fraud is sophisticatedly designed series of event, intentional event done. तो हमें दो चीज मिली, पहले मिली क्वेश्चनिंग माइंड, दूसरा मिला बीइंग अलर्ट टू कंडीशन, 4 कंडीशन। नाउ एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। थर्ड चीज है असेसमेंट करना है ऑडिट एविडेंस का, मतलब जो एविडेंस हमें मिले हैं उनका क्रिटिकल असेसमेंट, प्रॉपर असेसमेंट करना है। जो फर्स्ट में पढ़ा था हमने कॉन्ट्राडिक्टरी और एविडेंस, उससे लिंक कर सकते हो आप इसको। क्यों करने सारे काम ये? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग और जनरलाइजिंग इनएप्रोप्रिएट असम्पशन। मतलब कि हम ओवरलुक ना कर जाएं। ओवरलुक मतलब कि एक चीज मिली हमें, पहला एविडेंस मिला, वो कह रहा है कि ये चीज हुई है, हम उसको ना मान लें, बस उसको मानो, उसको अपने कैरी बैग में डाल दो, उसको अपने नोट्स में लिख लो। पर अगर हमें उसके बाद भी कोई एविडेंस मिल रहा है तो उसको भी एनालाइज करो, क्या पता वो कुछ और कह दे, क्या पता पहला गलत हो, तो वो ओवरलुक नहीं करना है। सेकंड, ओवर जनरलाइजिंग। एक कंपनी के ऑडिटर हैं 3 साल से, 3 साल से कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ ठीक है, तो ये नहीं मान लेना है कि सब कुछ ठीक ही होगा। ओवर जनरलाइज नहीं करना है चीज को, हमें ये मानना है कि क्या पता गलत हो। मतलब हमें ठीक मान के काम नहीं करना है, उस केस में गलत मान के काम करना है, क्या पता ये गलत हो, क्या पता फ्रॉड हो जाए यहाँ पे। मतलब हमें अपनी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं बरतनी है, हमारी तरफ से वी हैव टू फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स, ऑल द रेगुलेशन, इनरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंड अर्लियर। पहले क्या हुआ है मतलब नहीं है, अब जो करना है उससे मतलब आना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज इनएप्रोप्रिएट असम्पशन। मैनेजमेंट की कोई इनएप्रोप्रिएट असम्पशन है तो उसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है, जजमेंट वाली बात हो रही है। मैनेजमेंट की कोई जजमेंट है जो गलत है, तो उस पर हमें एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का बिहेवियर यूज करना है। ये एक बिहेवियर है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, जो ऑडिटर को बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट टू एंड ऑफ द ऑडिट टू कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट यूज करना है। नाउ सेकंड डेफिनेशन है हमारी प्रोफेशनल जजमेंट। अब जजमेंट हमने पहले ही पढ़ी थी, वो किसकी थी? वो थी मैनेजमेंट की। ये किसकी है? ऑडिटर। पहले पढ़ी थी मैनेजमेंट की, ये है ऑडिटर की। मैनेजमेंट जजमेंट लगा के क्या बनाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जजमेंट लगा के क्या बनाएगा? ऑडिट रिपोर्ट। तो द एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस, मतलब जो भी ट्रेनिंग नॉलेज एक्सपीरियंस हमने एक्वायर करी है उसके बेस पे क्या करेंगे हम? इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस।
about the course of actions that are appropriate in the circumstances of audit engagement। कि मतलब जो भी हमने एक्शन लिए हैं जिनके कारण ये सर्कमस्टेंसेस हुए हैं उन पे प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है। किन किन जजमेंट, किन किन सर्कमस्टेंसेस पे लगाना है जजमेंट हमें? मटीरियलिटी, कोई चीज मटीरियल है या नहीं है। यस, लिंक कर पा रहे हो तो अच्छा है। कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट, कि एक मिसस्टेटमेंट मटीरियल है नहीं है, पता कैसे चलेगा भाई? जजमेंट से। किसकी जजमेंट से? ऑडिटर की, मैनेजमेंट की जजमेंट से नहीं। मतलब डिसाइडिंग द मटीरियलिटी ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट इज डन बाय प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। सेकंड पॉइंट, रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कि रिस्क को असेस करने के लिए जो भी प्रोसीजर ऑडिटर लगाता है वो कम लगाने हैं ज्यादा लगाने हैं, पता कैसे चलेगा? प्रोफेशनल जजमेंट से। डिटेल में पढ़ेंगे हम, पूरा पूरा स्टैंडर्ड है इनके ऊपर। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि एनईटी ऑफ एपी, एनईटी नेचर एक्सटेंड टाइम ऑडिट प्रोसीजर, इन दोनों के लिए ऑडिटर की जजमेंट यूज होगी। कितने कितने लगाने हैं, कम लगाने, ज्यादा लगाने, लगाने हैं नहीं लगाने हैं, ये सारा काम कौन करेगा? ऑडिटर। किसके बेस पे? प्रोफेशनल जजमेंट के बेस। फोर्थ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई ये नहीं कह रहे हम कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है नहीं करना है, नहीं करना तो है, पर कोई ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? प्रोफेशनल जजमेंट से। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट। हाँ, हम जजमेंट लगाएंगे कि उनकी जजमेंट ठीक है या नहीं है। इजी सिंपल। नाउ लास्ट कंक्लूजन। हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाए, एविडेंस ऑब्टेन करे, सब कुछ कर लिया, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। अब ओपिनियन जो ड्राइव होगा, कंक्लूजन जो ड्राइव होगा, वो उन सबके एनालिसिस जो बेस पे होगा। वो कैसे होएगा? बाय ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर। यानी कि वो क्या करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा। सो इसको समअप करेंगे तो द एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शंस दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। सर्कमस्टांसेस कौन कौन से? मटीरियलिटी, रैप, एनिटी ऑफ एपी, sufficient and appropriate audit evidence, evaluation of management's judgment, and last conclusion। इस स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। एग्जाम में ये इस नाम से भी आता है कि प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। हमने ऐसे याद किया था, व्हाट आर दी प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। हाँ, वो तो करना है कि जो जो ऑडिटर के कोड ऑफ एथिक्स है वो तो ऑडिटर को करना है, पर ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट देयर आर सम प्री कंडीशन व्हिच who needs to follow? Management. So an audit in accordance with S says is conducted on the premise that the management and where applicable TCWG यानी कि मैनेजमेंट से ऊपर है, those charged with governance acknowledges their responsibility, कि वो मान रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं वो? For the preparation and presentation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework। कि वो मान रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। हमारा काम है रिपोर्ट तैयार करना भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना हमारा काम नहीं है, वो किसका काम है? मैनेजमेंट का। तो वो मान लें कम से कम भाई ये जिम्मेदारी उनकी है। यस, उनकी जिम्मेदारी है। किस में आता है? ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जब हम ऑडिट शुरू करते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मान रहे हो नहीं मान रहे हो? तो उसमें से एक आती है ये। तो क्या है वो? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ऑल्सो सेकंड है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईसी। आईसी है इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। Management is responsible for preparation and presentation of financial statement. Along with it, they are also responsible for the design, implementation and maintenance of internal control। internal control क्या होता है डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल के लिए इतना देखो तुम कि जो भी कंट्रोल मैनेजमेंट लगाए एक ऑडिट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि भाई कि कैश आ रहा है फर्म के अंदर तो कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये कंट्रोल है। सिंपल एग्जांपल लिया हमने कि कैश आ रहा है, कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, वो किस बुक मेंटेन हो रहा है, तो कंट्रोल है वो। कि ये पूरे कंट्रोल मैनेजमेंट का ही लगाने हैं, उनको ही लगाने हैं, और दे आर फ्री फ्रॉम मेंटेन स्टेटमेंट। किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। हम डिटेक्ट करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, पर फिलहाल काम किसका है? ये मैनेजमेंट का है। एंड सेकेंड इज टू प्रोवाइड द ऑडिटर with all information and any additional information which the auditor may request। कि मैनेजमेंट का काम है कि ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन देना, पहला। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन वो मांगे एक्स्ट्रा में वो भी देना। तीसरा, वो किसी बंदे से बात करना चाहेगा, ही वांट टू मीट एनी पर्सन स्पेसिफिक
to give unrestricted access to those within the entity to whom auditor may want to ask any question to obtain audit evidence. 3 काम बताए हमने, सारी इन्फॉर्मेशन देना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना, तीनों काम करने में इसको कंप्राइज करते हुए कहेंगे हम an audit in accordance with SA is conducted on the premise that the management and where applicable TCWG will acknowledges their responsibility for the preparation and presentation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework. पहला हो गया preparation presentation of financial statement. Second हो गया design implementation maintenance of IC यानी कि internal control. Third हो गया provide all information, additional information, unrestricted access to those within the entity whom auditor want to ask any question to obtain audit evidence. Done. तो ये था हमारा SA 200 यानी कि overall objective of independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards of auditing. इसके ना कुछ छोटे मोटे टॉपिक और भी हैं, वो आप ICA मॉड्यूल से कर लेना. बेसिक जो जिस था, जो मेन टॉपिक्स थे इसके, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं. अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो freely. Thank you.